जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम आप लोग से कल बोले थे, जो पिछला जो क्लास हम लोग को चला था उसमें हम बोले थे कि इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे और बताए थे कि इतिहास का जो बिहार बोर्ड जो मैट्रिक जो परीक्षा जो 2025 आने वाला है उसमें इतिहास और ज्योग्राफी का रोल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो हम बोले थे कि हम लोग वही दोनों में से कोई से शुरू कर लेंगे, लेकिन हम लोग जो शुरू करेंगे वो इतिहास से करेंगे। किससे करेंगे? इतिहास से। हम लोग इतिहास से पढ़ने के लिए शुरू करेंगे और हम बताए थे कि एकदम कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, हम मैपिंग से पढ़ेंगे, एकदम मैपिंग के तौर पर पढ़ेंगे। आप लोग के हर एक बात यहीं याद हो जाएगा, जितना हम पढ़ाएंगे उतना सब यहाँ आपको याद हो जाएगा। आप लोग के मैट्रिक में इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना दोस्त? तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक ना? अपने दोस्तों को क्या कीजिएगा, बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग के क्लास जैसी चले आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक ना? तो हम लोग आज इतिहास से शुरू करेंगे। इतिहास से, इतिहास, इतिहास, इतिहास को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक ना? हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री। देखिएगा, इतिहास जो है ना, इतिहास, अब आप लोग को इतिहास के जनक पता है। इतिहास के पहले इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका तो जनक पता होना चाहिए ना कि आखिर इतिहास कौन लिखा है, सब एक जगह से इकट्ठा करके, क्योंकि इतिहास तो बीती हुई बातों का हम लोग अध्ययन करते ना हैं। तो इसलिए इतिहास को जनक हम लोग को जानना जरूरी है कि इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक कौन है? इतिहास का जो जनक है उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस। अब देखिए, इतिहास में जो आपको जो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है इतिहास में कोई चैप्टर से, तो उसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। का नाम है? भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा इतिहास में, ठीक ना? ऐसे ऑब्जेक्टिव की भी मात्रा ज़्यादा रहता है, सब्जेक्टिव की भी मात्रा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा चांस रहता है कि आप लोग के पूछ देता है, लॉन्ग भी पूछ देता है, तो ज़्यादा चांस रहता है कि भारत में राष्ट्रवाद से। लेकिन देखिएगा, पहला इसमें चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे भी क्वेश्चन आप लोग से पूछता है, ठीक ना? तो हम लोग तो खैर यूरोप में राष्ट्रवाद बाद में पढ़ेंगे, शुरू करेंगे, यानी शुरू में पहला जो आप लोग का है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, बीच से हम लोग शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि बारीकी बारीकी से हम लोग को सब पढ़ना है। ऐसा बात थोड़ी कि भारत में राष्ट्रवाद पढ़ के और बाद बंद कर देना, ऐसा बात थोड़ी है। हम लोग को तो सब टॉपिक पढ़े पड़ेगा ना। तो हम लोग जो शुरू करेंगे उसका जो पहला जो नाम है, उसका जो नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में, यूरोप में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब देखिएगा, हम लोग समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और इसमें मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है यूरोप में राष्ट्रवाद से, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद जो है वहीं से बोल सकते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ, या वहीं से बोल सकते हैं कि अपना अधिकार के लिए लोग लड़ने के लिए शुरू हो गए हैं, ठीक ना? यानी कह सकते हैं कि अगर दुनिया में अगर जगाने का जो प्रयास किया कोई महादेश, तो वो था यूरोप महादेश। कौन महादेश था? यूरोप महादेश। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं ना कि पहले वर्ल्ड वाला जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, जिसे देखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद जो है, यूरोप में कुछ है, यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसके बाद में रूसी क्रांति है। तो हम लोग जब वर्ल्ड वाला पढ़ लेंगे ना, तो हम लोग के जो भारत वाला जो है वो पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि देखिए, भारत से घटने से पहले जो घटना घटा है वो वर्ल्ड में घटा है, यानी कहे का मतलब कि यूरोप में घटा है। इसलिए जब यूरोप वाला जान लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पढ़ने में मजा होगा ना। देखते हैं, आप लोग किसी के बारे में पहले जान लेते हैं, और बाद में तब कोई बताता है तो कितना मजा आता है सुनने में। उसी प्रकार से हम लोग जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले वर्ल्ड वाला जान लेंगे, और बाद में अपना भारत वाला पढ़ेंगे, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग देखिए, एक चैप्टर के जो नाम है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद में दो हमको शब्द दिखाई दे रहा है, यूरोप एगो राष्ट्रवाद। एगो दिखाई दे रहा है यूरोप एगो राष्ट्रवाद, ठीक ना? एगो यूरोप एगो राष्ट्रवाद। सबसे पहले देखिएगा कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप लोग बताइएगा कि यूरोप क्या है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यूरोप क्या है, ठीक ना? यूरोप क्या है? तो यूरोप देखिएगा, यूरोप जो है ना से महादेश है। कोची है? महादेश है, यानी महादेश है। महादेश हम उसे कहते हैं, देखिएगा, महादेश, 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 महादेश। महान के नाम सुने? महान, जिस प्रकार से जो महान होता है उसी प्रकार से जो महादेश। महादेश कहे के मतलब है कि एकरा में बहुत सारा कोची है, देश शामिल है। महादेश में जो होता है बहुत सारा देश शामिल होता है, यानी कह सकते हैं कि जिसमें बहुत सारा देश शामिल होता है उसे महादेश कह देंगे। क्या कह देंगे? उसे हम महादेश कह देंगे। जिसमें बहुत सारा देश शामिल होगा उसे हम क्या कह देंगे? महादेश कह देंगे। अगर कोई पूछेगा कि महादेश क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा
कि महादेश हम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारा देश शामिल रहता है, जिसमें बहुत सारा कुछ रहता है, देश शामिल रहता है। जैसे आप लोग से पूछेगा कि तो देश किसे कहते हैं, तो आप लोग कहते हैं ना कि देश उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारा राज्य शामिल रहता है। क्या रहता है? राज्य। जैसे भारत में देखिए 28 गो राज्य है, तो 28 गो राज्य मिल के ना देश बनाया है भारत। उसी प्रकार से अब बताइए कि जो एशिया महादेश है, यूरोप महादेश है, तो एक में बहुत सारा देश होगा। जैसे एशिया महादेश में तो भारत कोची में आता है, एशिया महादेश में। चाइना कौन में आता है? एशिया महादेश में। पाकिस्तान कौन में आता है? एशिया महादेश में। अफगानिस्तान कौन में आता है? एशिया महादेश में। तो देखिएगा, इसका मतलब कहे के मतलब है कि जो महादेश जो है वो देशों का समूह होता है। कोची होता है? देशों का समूह होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि देशों को समूह को हम लोग कोची कह देंगे? महादेश कह देंगे। देशों का समूह को कोची कहेंगे? महादेश कहेंगे, ठीक ना। यानी कहे के मतलब है कि इतना तो हम लोग के समझ में आ गया कि यूरोप मतलब हम लोग के समझ में आ गया। यानी यूरोप कोची है? तो यूरोप कोची है? महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। यूरोप क्या है? महादेश है। अब देखिएगा, अब आप लोग पूछिएगा कि यूरोप महादेश है तो का वर्ल्ड का विश्व में एक ही महादेश है, खाली यूरोप महादेश है? तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। महादेश की जो संख्या है ना प्यारे साथियों, वो 7 है। कितना है? 7 है। यानी महादेश की जो संख्या है वो कितना है? 7 है। 7 है। यानी 7 जो है वो महादेश है। कितना? 7 महादेश है। यानी 7 गो महादेश है, जिसमें पहला जो हम लोग देख लिए उसका नाम था कोची? यूरोप महादेश। काची नाम था? यूरोप महादेश। यूरोप महादेश पहला जो था उसका नाम था यूरोप महादेश। दूसरा सबसे पहले हम लोग जो महादेश में रहते हैं उसको सबसे पहले ले लेते हैं। तो हम लोग जो दूसरा जो है हम लोग जहाँ रहते हैं उसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। यानी दूसरा जो है एशिया महादेश। क्या है? एशिया महादेश। दूसरा जो है एशिया महादेश। तीसरा जो है यूरोप हो गया, एशिया हो गया। तीसरा जो हो गया अफ्रीका महादेश। क्या हो गया? अफ्रीका। इसका नाम है अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश। तीसरा जो हो गया अफ्रीका महादेश। चौथा जो हो गया, चौथा जो नाम है उसका नाम है हम लोग चौथा के नाम रखते अंटार्कटिका। 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 अंटार्कटिका कोची? महादेश। महादेश। अंटार्कटिका महादेश। चौथा जो है उसका नाम है अंटार्कटिका महादेश। पांचवा जो है, पांचवा इधर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई देता होगा, तो पांचवा इधर लिख देते हैं। पांचवा जो है उसका नाम है उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश। उत्तरी अमेरिका महादेश। उसके बाद में देखिएगा उत्तरी अमेरिका महादेश। उसके बाद में जो छठा जो है उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महादेश। क्या नाम है? दक्षिणी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश। देखिएगा जो आपको क्यों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो आपको है, छठा उसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका महादेश। दक्षिणी अमेरिका महादेश। उसके बाद में जो सातवां जो है, सातवां उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महादेश। महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश। देखिए, हम बताएं कि जो महादेश की जो संख्या है वो 7 है। कितना है? 7 है। तो देखिए, तो 7 गो महादेश के नाम लिखे। 7 गो महादेश के नाम, 7 गो महादेश के नाम लिखे। तो देखिएगा, पहला जो है उसका नाम है यूरोप महादेश। दूसरा जो है एशिया महादेश। तीसरा है अफ्रीका महादेश। चौथा जो है अंटार्कटिका महादेश। पांचवा जो है उत्तरी अमेरिका महादेश। और छठा जो है दक्षिणी अमेरिका महादेश। और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया महादेश। सातवां कौन है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। अब देखिए, अब हम लोग के जो पढ़ना है महादेश के बारे में, वो कौन महादेश के बारे में पढ़ना है? तो हम लोग को यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम लोग को जो पढ़ना है यूरोप महादेश के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? यूरोप महादेश के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब कहे कि मतलब है कि यूरोप महादेश जब हम लोग पढ़ेंगे तो एकरा में भारत का वहियो नजर नहीं आएगा। बताइए, भारत एकरा में यूरोप में नजर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भारत किस में है? एशिया में है।
चाइना नजर एकरा में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि चाइना किस में? एशिया में। यानी कहे के मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर ऑप्शन दे देवे, अगर ऑप्शन में दे देवे कि यूरोप महादेश के अंतर्गत कौन सा देश आता है, अब मान लीजिए कि चाइना दे ले रहे, तो बताइए आप लोग सही कीजिएगा? नहीं ना, क्योंकि देखिए चीन जो है वो एशिया महादेश में आता है ना, वो एशिया महादेश के सबसे बड़ा देश है कौन? चीन। चीन, ठीक ना। यूरोप महादेश के सबसे बड़ा देश हो गया रूस, तो यानी यूरोप में कहे के मतलब है कि चीन नहीं आएगा। हम लोग जो शुरू करेंगे यूरोप महादेश से। अब देखिएगा, ये महादेश तो 7 हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा इस सब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे देखिएगा, जो यूरोप महादेश जो आपको दिखाई दे रहा है, यूरोप महादेश इस सबसे विकसित महादेश है। सबसे विकसित महादेश कहे के सेंस यही है, यानी हम लोग इसको विकसित क्यों कह रहे हैं? विकसित इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वर्ल्ड में कहूँ से कोई चीज़ की शुरुआत हुआ है सबसे पहले, तो कहाँ से हुआ? यूरोप में। कहाँ से हुआ? यूरोप से। यानी यूरोप के जो लोग हैं बहुत पढ़ा लिखा लोग हैं, बहुत विकसित लोग हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि यूरोप महादेश। यानी सबसे विकसित महादेश कौन महादेश कहते हैं? यूरोप महादेश। जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, सब कहाँ आता है? यूरोप में। अभी जानवे करते हैं कि जितना इंग्लैंड ये सब है सब आ गया, इसीलिए इसको काची कहते हैं? विकसित महादेश। एशिया जो है, एशिया महादेश, इसको हम लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा महादेश है। कुछ ये सबसे बड़ा नहीं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? एशिया महादेश। उसके बाद में आपको कहेगा कि सबसे अविकसित महादेश, यानी कहे के मतलब है कि सबसे पिछड़ा महादेश कौन है? तो सबसे पिछड़ा महादेश जो है वो अफ्रीका महादेश है। कौन महादेश? अफ्रीका महादेश। यानी सबसे पिछड़ा जो महादेश है उसका नाम है अफ्रीका महादेश। उसके बाद में आप लोग से कहेगा कि बताइए कौन सा महादेश है जहां मनुष्य नहीं रहता है? जहां मनुष्य नहीं रहता है तो काची कह देंगे? अंटार्कटिका महादेश कह देंगे। या इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि ऐसा महादेश का नाम बताइए जो बर्फीली है, यानी बर्फीली महादेश के नाम से किसे जानते हैं? तो अंटार्कटिका महादेश से। किसे जानते हैं? अंटार्कटिका महादेश को हम लोग बर्फीली महादेश के नाम से जानते हैं, ठीक ना। यानी सबसे विकसित महादेश यूरोप महादेश, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, सबसे अविकसित महादेश या पिछड़ा महादेश अफ्रीका महादेश, सबसे बर्फीली महादेश अंटार्कटिका महादेश। अब देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये विकसित है, ठीक ना। उत्तरी अमेरिका जो दक्षिणी अमेरिका है ये विकसित है। ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है ना, इस सब महादेश में सबसे कोची है? छोटा है, ठीक ना, सबसे छोटा है, लेकिन एकदम बेलाग है। काची है? बेलाग है, ठीक ना। ये कौन? ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो महादेश की संख्या क्या हो गया? 7 को। यूरोप महादेश, एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, अंटार्कटिका महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, कोची हो गया? दक्षिणी अमेरिका महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग जो यहाँ से वो टर्म उठाते हैं जिसका नाम था, देखिएगा, राष्ट्रवाद। क्योंकि यूरोप मतलब तो हम लोग समझ लिए ना कि यूरोप क्या है? महादेश है। अब एगो राष्ट्रवाद आता है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। देखिएगा, वाद लगा रहेगा ना, इसका मतलब आप लोग ये समझिएगा कि ओकरा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, यानी सबसे पीछे था उसके पर बल दे के उसको आगे लाया गया है। किसको? राष्ट्रवाद। जैसे देखिएगा, राष्ट्र मतलब जो होता ना है, राष्ट्र मतलब आप लोग को तो पता होगा क्या होता है? देश। राष्ट्र मतलब कुछ होता है? देश। वाद मतलब जो होता ना है, वाद मतलब विचार। काची? विचार। या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेम। प्रेम भाव, प्रेम भाव, प्रेम भाव। क्या कहते हैं? प्रेम भाव, ठीक ना। आप लोग के लिए इसको समझने के लिए वो टर्म लिखते हैं, ठीक ना। इसको समझने के लिए वो टर्म लिखते हैं जिसका नाम है जातिवाद। जातिवाद, जातिवाद पहले समझ लीजिएगा। जातिवाद, बताइए हम बात कहें कि जहां बात लगा रहे, आप लोग समझिए कि ओकरा पर जोर ज्यादा दिया गया है। यानी कि कहे के मतलब है कि एकरा में एगो जाति शब्द है, एगो वाद है। तो वाद मतलब आप लोग के चाहे तो विचार बताएं या तो प्रेम बताएं। काची बताएं? प्रेम। यानी जाति, यानी इसका मतलब तो जातीय होगा। अब जाति भिन्न भिन्न प्रकार के होगा, जाति इसका मतलब कुछ होगा प्रेम। यानी ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ऐसे कह सकते हैं। देखिए हम लोग परिभाषा यहीं से निकालेंगे। ऐसे कह सकते हैं जाति से प्रेम करना ही जातिवाद कहलाता है। ऐसे कह सकते हैं कि जाति से प्रेम करना ही जातिवाद कहलाता है। जाति से प्रेम करना क्या कहलाता है? जातिवाद कहलाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी तो कह सकते हैं कि अपने देश से प्रेम करना काची कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश से प्रेम करना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपना देश से प्रेम करना राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बोलिएगा कि राष्ट्रवाद जो है, जो अपने देश से प्यार करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति प्रेम की भाव को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। कैसे कहते हैं? जातिवाद। अपने जाति के प्रति प्रेम की भावना को हम लोग जातिवाद कहते हैं। उसी प्रकार से होता है जातिवाद, होता है क्षेत्रवाद, होता है ना।
जैसे आप लोग मान लीजिए कि कोई बाहर जैसे कमाया चल गया, बाहर का चल गया, कमाया चल गया, मान लीजिए कि कर्नाटक कमाया चल गया, ठीक ना। अब कर्नाटक में देखिएगा कि बिहार के लोग अगर कमाए वहाँ गेल रहेगा, तो मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, ठीक है, 2, तो सबसे पहले देखिएगा दोनों में बात उत होगा तो कहेगा कि हम तो बिहार के रहने वाले हैं, कहाँ के, बिहार के। वो कहेगा कि हम भी बिहार के रहने वाले हैं। यानी देखिएगा वो दोनों में इतना प्रेम हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा। यानी कहे के मतलब है कि वहाँ पर वो अपना क्षेत्र से क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। यानी कह रहा है कि हम सब को चाहिए बिहार के रहने वाले लोग हैं, हम सबको चाहिए बिहार के रहने वाले लोग हैं। इसलिए जब देखिएगा ना कि जब कुछ हो, मान लीजिए कि लड़ाई झगड़ा हो गया, तो जो जितना बिहार के लोग रहने वाले जो होगा ना, आपस में मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालांकि ऐसे लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन सब क्या होता है, ऐसा मिल जाता है। इसका मतलब यही है कि क्षेत्रवाद मतलब होता है कि अपने क्षेत्र से प्यार करना। अब क्षेत्र जो भी हो सकते हैं, बिहार भी हो सकता है, झारखंड भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो जातिवाद मतलब अपने जाति से प्रेम करना ही जातिवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद यानी अपने देश से प्रेम करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने देश के प्रति प्रेम करना ही क्या चीज कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखिएगा यहाँ बात समझिएगा, ये राष्ट्रवाद तो कह रहा है कि अपना देश से प्रति प्रेम करना ही कोची कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन राष्ट्रवाद की अगर परिभाषा लिखेला रहेगा तो ऐसी लिखिएगा, 2 नंबर में मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया, ठीक ना, भला कि पूछ ले है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, ठीक ना, तो कहा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दिया कि अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए गलत नहीं लिखल है, लेकिन जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा रहना चाहिए ना 2 नंबर, लाइक ये ना, तब ये एकदम शॉर्ट लग रहा है कि ना लग रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि राष्ट्रवाद, अगर 2 नंबर पूछे तो बोलेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का क्या करता है, वाहन करता है, एकता का क्या करता है, वाहन करता है। यानी कि राष्ट्रवाद, हम लोग कहेंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, साथ ही आप लोग लिखते चलिएगा, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक मतलब क्या होता है, क्षेत्र, भौगोलिक जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले, भौगोलिक परिवेश में रहने लोगों में एकता का वाहन करता है, रहने वाले लोगों में एकता का वाहन करता है। यानी सिंपल समझिए कि एकता को क्या करता है, जगाता है, एकता का वाहन करता है, उसे हम क्या कर देंगे, राष्ट्रवाद कर देंगे। यानी राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन करता है। या कोई कहेगा किसी भौगोलिक परिवेश, या इसको कह सकते भौगोलिक, सामाजिक, संस्कृति इत्यादि परिवेश में रहने वाले लोगों में क्या करता है, एकता का वाहन करता है, उसे हम क्या कर देंगे, राष्ट्रवाद कर देंगे, ठीक ना, उसे हम राष्ट्रवाद कर देंगे। अब देखिए, अब राष्ट्रवाद जो शब्द है, वो राष्ट्रवाद शब्द कहूँ से तो उत्पन्न लिया होगा ना। राष्ट्रवाद तो शब्द देखिए, ये राष्ट्रवाद शब्द ऐसा बात थोड़ी कि एक बैग आगे ऊपर से गिर गया, अब आदमी उठा लिया, ऐसा थोड़ी है। यानी राष्ट्रवाद कहे कि मतलब है कि कहूँ से इसका उत्पन्न तो हुआ होगा ना। जैसे देखिएगा, आज से बहुत साल पहले देखिएगा कि हर देश में राजा का शासन रहता था, यानी राजतंत्र रहता था। यानी राजा का जो मन करेगा वही करेगा, राजा के मन रहेगा कि आज नहीं खाना है तो नहीं खाना है, ये हकीकत बात है। यानी राजा के जो मन करता था वही करता था। इसका मतलब धीरे धीरे लोगों में जब पढ़ा लिखा तो धीरे धीरे लोगों में विचार आया, भावना आया, यानी उसमें ज्ञान आया कि देखिए राजा के लिए हम लोग इतना करते हैं और राजा फिर भी हम लोग को क्या करता है, सताता है, या राजा हम लोग फिर भी बात हम लोग को राजा नहीं मानता है। यानी कहे के मतलब है कि धीरे धीरे लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न लिया। यानी कि सोचा कि अगर राजा से जितना हम प्यार करते हैं, अगर उतना ही हम लोग अपना देश से प्यार करेंगे तो देश मेरा विकास करेगा। क्या करेगा, विकास करेगा। ये सब जो सोच विचार के रहने वाले जो लोग थे वो कहाँ थे, यूरोप में थे। कहाँ थे, यूरोप में। यूरोपों में एगो देश है जिसका नाम है फ्रांस। काची नाम है, फ्रांस। फ्रांस एक समय था कि फ्रांस अपने आप में कोची था, हीरो था। फ्रांस बहुत शक्तिशाली देश था, ठीक ना। हालांकि आज भी पीछे नहीं है, लेकिन उस समय यूरोप में कोई देशों का सामने न टिकता था फ्रांस के सामने, ठीक ना। तो फ्रांस जो था, यानी यूरोप में एगो देश उभर कर आया था जिसका नाम था फ्रांस। क्या नाम था, फ्रांस। यानी कहे के मतलब है कि राष्ट्रवाद भावना की उत्पत्ति पहले लिखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना
भावना, राष्ट्रवाद की भावना की उत्पत्ति तत्व, यानी राष्ट्रवाद की भावना का उदय कैसे कैसे हुआ। कहेगा कि राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे कैसे हुआ था, या राष्ट्रवादी की भावना का उदय कैसे कैसे हुआ था, ठीक ना। तो देखिएगा राष्ट्रवाद की भावना का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी लोगों में कैसे कैसे आया कि अपना देश से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो देखिएगा राष्ट्रवाद की भावना का विकास में पहला जो आता है वो पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण, जागरण, जागरण की शुरुआत, शुरुआत, पुनर्जागरण की क्या चीज, शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत, पुनर्जागरण की शुरुआत। अब देखिए पहला जो है उसका नाम है पुनर्जागरण की शुरुआत। ये पुनर्जागरण क्या है, देखिए एकरा में जो जब हम लोग वर्ल्ड वाला इतिहास पढ़ेंगे तो जो ज़्यादातर जो मतलब विद्यार्थीगण जो होते हैं उनको तो यही सब टर्म पता ना होता है कि पुनर्जागरण क्या होता है, तो प्रतिक्रियावादी क्या होता है, तो राजतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र क्या होता है, तो निरंकुश क्या होता है, ठीक ना। तो ये सब जैसे सबसे पहले हम लोग को टर्म को समझे पड़ेगा, तभी हम लोग के कहानी में मजा आएगा। न ऐसे हम बोलते रहेंगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत, अब वैसी पढ़ाई होता है, पहला राष्ट्रवाद की भावना का विकास का पहला लिखिएगा कारण पुनर्जागरण की शुरुआत। अब बताइए पुनर्जागरण की शुरुआत, अब पुनर्जागरण मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पुनर्जागरण क्या है। तो देखिएगा हम लोग समझे के चलेंगे, क्योंकि हम लोग तो वादा किए ना कि पूरा डिटेल पढ़ेंगे, एकदम मज़ेदार तरीका से पढ़ेंगे और मज़ा भी आएगा पढ़ने में, ठीक ना। तो देखिएगा पुनर्जागरण की शुरुआत, यानी पहला जो है पुनर्जागरण की शुरुआत, यानी कहे के मतलब है पुनर्जागरण। पुनर् मतलब कोची, पुनर् मतलब कोची दोबारा, पुनर् मतलब कोची दोबारा, आ जागरण मतलब कोची जगना, कह सकते ना, हाँ, यानी पुनः कोची करना, जागना, पुनः जागना। तो आप लोग कहिए कि तो ऐसा बात था कि मतलब पहले लोग सूतल था। देखिए हकीकत यही बात है कि पहले सूतल था। जैसे देखिएगा राजतंत्र चलता था, तो राजतंत्र में राजा क्या करता था, लोगों को सताता था, यानी राजा के लिए प्रजा बहुत कुछ करता था, फिर भी राजा प्रजा पर शासन चलाता था। तो बताइए कहीं ना कहीं यानी प्रजा कहीं ना कहीं सोया हुआ था, तबे ना प्रजा आती, राजा जो था वो प्रजा पर शासन चलाता था ना। तो जो प्रजा जो था उसको ये जानकारी होना चाहिए ना कि जब राजा के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं तो हम लोग के लिए भी, प्रजा के लिए भी करना चाहिए राजा के, ठीक ना। यानी पहला जो टर्म था कि पुनर्जागरण की शुरुआत। देखिएगा बहुत पहले जो था कि जैसे बहुत पहले था, पुनर्जागरण के पहले बहुत था। जैसे पहले देखिएगा पहले क्या हुआ कि पहले लोगों का यही मन में विचार बैठल था, या लोगों का यही मतलब कि राजा बैठले था कि देखो राजा से प्यार करेगा ना तो तुम्हारा देश आगे जाएगा, समाज आगे जाएगा, तुम्हारा समाज हो गया, ये सब आगे जाएगा, ठीक ना। यानी यही मन में सबके बैठल था, जो प्रजा जो था यही मन में बैठल था कि राजा साहब बोले हैं कि हम लोग से प्यार करेगा तो देश आगे जाएगा, कहाँ जाएगा, देश आगे जाएगा। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि जब लोग पढ़ना लिखना शुरू किया, यानी लोगों में यह भावना आया कि देखिए हम लोग के राष्ट्रवाद के मतलब समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। हम लोग जितना प्यार अगर राजा से करते हैं उतना अगर प्यार हम लोग देश से करेंगे तो हम लोग का देश अप्रूपीय विकास हो जाएगा, और जब देश विकास हो जाएगा तो हम लोग के अधिकार आ जाएगा कि हम लोग अपना मन से चुनेंगे कोई के। जैसे मान लीजिए कि अब राजा का बेटा राजा होता था, ठीक है, यानी राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, तो हो सकता है कि ई राजा सही नहीं बने, लेकिन अगर बेटा खचड़ा रहे तो कैसे काम होगा। अगर हम लोग के अधिकार रहे कि राजा को बेटा राजा होगा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि संवैधानिक राजतंत्र रखो, ठीक है, यानी संविधान भी रहेगा, राजा भी रहेगा, लेकिन कम से कम हम लोग को चुनने का अधिकार तो रहेगा ना, हम लोग का चुनने का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। तो देखिएगा यानी फिर से जागा और कहा कि हम लोग को राष्ट्रवाद यानी देश के बारे में सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिएगा बहुत साल पहले जो था ना कि कोई जो व्यक्ति है ना वो किसी का मतलब फोटो नहीं बना सकता है, का चीज बना सकता है, फोटो नहीं बना सकता है। अगर फोटो आप बनाइएगा तो आपको जीभ काट लेगा या आपको घर से बाहर कर देगा, ठीक ना। ऐसा स्थितिमा था पहले तक कि आप समुद्र के पार नहीं जा सकते हैं, अगर आप समुद्र के पार चल गए हैं तो आपको घर में एंट्री बंद हो जाएगा, यानी घर में जैसे ही आइएगा तब सिकरी पिटित रहिए या दरवाजा खटखटावित रहिए, बंद रहेगा गेट। आपको पत्नी जो रहेगी वही खुद ना खोलेगी, कहे कि उधर कहाँ गए थे, तो बोलेगा कि हम समुद्र पार घूमे गए थे, तो बोलेगा कि तो जाइए समुद्र पार घूमिए, वो बोलेगा कि जाइए समुद्र पार घूमिए। यानी कहे के मतलब है कि पहले जो देखिएगा पहले जो था राजा कहता था कि समुद्र के पार किसी को नहीं जाना है, इसलिए नहीं कहता था क्योंकि समुद्र के पार जब जाएगा तो लोगों से जब मिलेगा तो हो सकता है कि उसका दिमाग में क्या है, चेंजिंग है, इसीलिए कहीं ना कहीं सबके बांध के रख लेता, ठीक ना। यानी पहला जो है पुनर्जागरण की शुरुआत, यानी कहे के मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का यह भी कारण था, यानी राष्ट्रवाद की भावना का उदय का कारण यह भी था कि वहां पर ही पुनर्जागरण की शुरुआत नहीं हुआ था, यानी लोगों में यह नहीं आया था कि अपना देश से प्यार करना ही काची कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। अब देखिएगा दूसरा जो था, दूसरा टर्म जो था उसका नाम था 1789,
ये तो सबको ही पता होगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। देखिएगा, यही क्रांति जो है वो दुनिया में क्रांति ला दिया। यही फ्रांसीसी जो क्रांति है वो दुनिया में क्या ला दिया, क्रांति ला गया। न तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति होता और नहीं दुनिया में चेंजिंग होता, नहीं दुनिया में क्या होता, चेंजिंग होता। यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए, हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कहाँ पढ़ना था, 9वां में, लेकिन हम लोग तो डिटेल पढ़ेंगे ना, यहाँ समझते चल जाएंगे ना। इन्हें तो ऐसे लिखा देंगे कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, आप लोग रट लीजिएगा 1789 फ्रांसीसी क्रांति, तो काम ना चलेगा, यानी समझे पड़ेगा। देखिएगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, इतना तो समझ में आ रहा है कि क्रांति जो हुआ होगा वो फ्रांस में हुआ होगा। कहाँ हुआ हो, फ्रांस में हुआ। देखिएगा, फ्रांस में जो राजा था बुर्बो वंश का, उसका नाम था लुई सोलहवां। क्या नाम था, लुई सोलहवां। इधर साइड में लिख देते हैं। फ्रांस में जो राजा था, फ्रांस में जो राजा था उसका नाम था बुर्बो वंश, यानी बुर्बो वंश का वहाँ शासन चल रहा था, बुर्बो वंश, ठीक ना। वो वंश का नाम था कोची, बुर्बो वंश। ये बुर्बो वंश में वो राजा उभर कर आया था जिसका नाम था लुई सोलहवां। काची नाम था, लुई सोलहवां। अब देखिए आप लोग, ये लुई सोलहवां है तो कहीं ना कहीं 15वां 14वां सब आया होगा, तबे तो जाकर लुई सोलहवां आया है। ये बताइए कि लुई 15वां जो होगा ये करकाची होगा, पिताजी होगा। लुई 14वां जो होगा इसका दादाजी होंगे। कहाँ होंगे, दादाजी होंगे। यानी कि फ्रांस में कहे के मतलब है कि राजतंत्र है। क्या है, राजतंत्र है। अब राजतंत्र है तो यहाँ जो लुई सोलहवां है उसको जनता के बारे में कोई परवाह नहीं है। जनता को खाना मिले या ना मिले कोई उसको फर्क न पड़ता है। हमको समय पर टैक्स चाहिए। क्या चाहिए, हमको समय पर टैक्स चाहिए। अब देखिएगा, यानी फ्रांस में जो शासन चल रहा था वो चल रहा था बुर्बो वंश के, जिसका नाम था लुई सोलहवां। लुई सोलहवां की वो पत्नी थी जिसका नाम था मेरी आंतुनेत, ऐसे मेरी आंतुनेत करके नाम है पूरा, आंतोनिया हम लिख देते हैं, मेरी आंतोनिया, मेरी मतलब किसका, मेरी मतलब मेरी ना, मेरी मतलब लुई सोलहवां के, लुई सोलहवां का कुछ मेरी अंतोनिया। अब देखिएगा, मेरी अंतोनिया जो था इसका था कुछ पत्नी था, ये कोची था, पत्नी था। ये जो पत्नी जो था वो था कहाँ के, ये जो रहने वाली थी ऑस्ट्रिया का। अब देखिएगा, यहाँ एगो देश नया आएगा। पहले तो देखिए फ्रांस आ गया, अब एगो नया देश निकल के आ रहा है, कौन, तो जिसका नाम कुछ बोले ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तो महादेश है, हम ऑस्ट्रिया बोल रहे हैं। यानी कहे के मतलब है कि यूरोप में एगो और देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। काची नाम है, ऑस्ट्रिया। और देशों को नाम याद करते चलना है, यानी कि ऑस्ट्रिया नाम था। क्या नाम था, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी आप लोग को पता है ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। कहाँ है, वियना है, ठीक ना। तो देखिएगा, मेरी अंतोनिया जो था लुई सोलहवां के पत्नी था। काची था, पत्नी था। लुई सोलहवां 20 वर्ष हुआ ना जैसे ही, यानी 20 वर्ष में शासन बना था। यानी 1774 में काची बन गया था, शासक बन गया था। 1774 में शासक बन गया था, हालांकि इसका टर्म 92 तक चला है, ठीक ना। तो 1774 में कोची बन गया था, फ्रांस का राजा बन गया था। कौन बन गया था, लुई सोलहवां। और लुई सोलहवां की जो पत्नी थी जिसका नाम था मेरी अंतोनिया, ठीक ना। मेरी अंतोनिया जो रहने वाली थी वो ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। देखिएगा, मेरी अंतोनिया जो है ना, मेरी अंतोनिया ये बहुत खर्चा करती है। काची करती है, खर्चा करती है। अब देखिएगा, इसके पहले यानी कहे का मतलब है कि लुई 15वां जो होगा उस समय फ्रांस पर कर्जा 2 अरब लिब्रो का चढ़ल है। कितना, 2 अरब लिब्रो के कर्जा चढ़ल है। इसके समय 10 पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, 10 पहुंच जाता है, ठीक ना। अब देखिएगा, यानी इसके समय फ्रांस में जो कर्जा पहुंच जाता है वो 10 अरब लिब्रो पहुंच जाता है। वहां के जो पहले मुद्रा था लिब्रो था। काची था, लिब्रो, यानी 10 अरब लिब्रो पहुंच जाता है। अब देखिएगा, मेरी अंतोनिया जो है ना, जब 10 अरब लिब्रो वहां के पैसा, मतलब राजा 10 अरब लिब्रो, यानी कि इतना घाटा में चल रहा है, कौन, राजा। फिर भी जो इसका रानी जो है मेरी अंतोनिया, इसको कोई फर्क ना पड़ रहा है, ये अपना खर्चा वही लेवल से कर रहा है जो लेवल से पहले करता था। कौन, मेरी अंतोनिया। इसीलिए मेरी अंतोनिया को हम लोग बोलते हैं मिसेज खर्चालू के नाम से बोलते हैं। काची बोलते हैं, मिसेज खर्चालू के नाम से बोलते हैं, ठीक ना। यानी कहे के मतलब है कि अगर लुई सोलहवां के कोई डुबाया तो डुबाया, कौन डुबाया, तो मेरी अंतोनिया डुबाया। कौन डुबाया, मेरी अंतोनिया डुबाया। देखिएगा, इसका जो बेटा था वो बेटा के देख रेख करने के लिए 50 गो आदमी के रख लेता, लगभग 50 आदमी को, खाली किसको देखने के लिए, अपना बेटा को। यानी बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए। बताइए, ये सब फालतू खर्च ना है। कहा है, मतलब फालतू खर्च है ना, सब
यानी 50 को खाली अपना बेटा को देखने के लिए कौन रखा था, कौन रखा था, यानी मेरी अंतोनिया रखा था, ठीक ना। अब देखिए इसके समय में जब लुई 16वां जब घाटा में जा रहा था तो बुलाया वहाँ के जैसे ना होता है, जैसे दुर्गो था, नेकर था, इस सब को बुलाया कि आखिर बताइए कि इतना कर्जा में फ्रांस जा रहा है तो इस सबसे कैसे छुटकारा पाया जाएगा। तो बोला कि देखिए अगर इसको से छुटकारा पाना है तो सबसे पहले मेरी अंतोनिया को क्या कीजिए, वो जो पैसा इतना खर्च करती है उसको प्रतिबंधित लगाइए। क्या लगाइए, प्रतिबंधित लगाइए। तो देखिए प्रतिबंधित लगावे से पहले मेरी अंतोनिया बोला कि मुझसे हमको वो प्रतिबंध लगे से पहले आपको पर लग जाएगा, इसलिए ज़्यादा बोलने का कोशिश नहीं कीजिए। तो फिर खैर दुर्गो नेकर सब आया तो सब कुछ ज़्यादा नहीं बोला, हालांकि उस सब कहा कि अगर चाहते हैं कि कर्जा से छुटकारा पाएँ तो ये काम कीजिए, पहले तो मेरी अंतोनिया को खर्चा पर प्रतिबंधित कीजिए जो इतना खर्चा करती है। दूसरा का ये काम कीजिए कि टैक्स को थोड़ा बढ़ाइए, टैक्स को क्या कीजिए, बढ़ाइए, या स्टेट जनरल को बैठक बुलाइए, क्योंकि वहाँ जो स्टेट जनरल जो था ड्यूमा जो था ड्यूमा बोला, स्टेट जनरल जो था उसका 175 साल से बैठक ना हुआ था। तो बोला कि उसका क्या कीजिए, उसको बैठक कीजिए और उसमें जनता पर थोड़ा सा टैक्स बढ़ाइए। अब देखिए टैक्स बढ़ रहा है जनता पर, तो कहीं ना कहीं जनता पर टैक्स बढ़ रहा है, जनता बेचारा ऐसी गरीबी हाल हो रहा है जनता के, जनता तो ऐसी घाटा में जा रहा है, तो आंदोलन करेगा ना, क्या करेगा, आंदोलन करेगा, ठीक ना, आंदोलन करेगा। तो देखिएगा कि क्या किया कि 175 वर्ष बाद फिर क्या किया कि बैठक बुलाया, स्टेट जनरल का बैठक बुलाया, और जैसी स्टेट जनरल का बैठक बुलाया ना तो इसमें क्या किया ना, टैक्स को बढ़ा दिया, टैक्स को क्या किया, बढ़ा दिया। जनता का हो गया, गुस्सा हो गया, जनता का हो गया, गुस्सा हो गया, और गुस्सा करते हुए यानी गुस्सा करते हुए सब वहाँ के जनता जो था एक हो गया, क्या हो गया, एक हो गया, और नारा दिया समानता, समानता, स्वतंत्रता। देखिएगा नारा जो दिया था, नारा 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 याद रखिएगा, समानता, समानता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, 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 समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता मतलब कहे के मतलब है कि जितना भी फ्रांस के रहने वाले जो लोग हैं ना सब एक समान, सबको अधिकार एक समान दीजिए, क्या दीजिए, सबको एक समान। देखिए यहाँ बात ऐसा था ना कि यहाँ जो समाज था 3 भाग में बटल था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, ठीक ना। तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के अंतर्गत जो आता था उम्मेर में लोग आता था, प्रथम में पादरी आता था, दूसरा में कुलीन आता था, और तीसरा में सर्वहारा वर्ग था, यानी सबसे कमजोर जो वर्ग था वही में। सर्वहारा मतलब होता है सर्वहारा, सर्वहारा मतलब ओकरा कोई सहारा न दिया, इसीलिए वो कहाँ चल गया, पीछे चल गया। हालांकि सर्वहारा वर्ग ही आगे चल के आंदोलन करेगा, वही आगे चल के कहाँ निकलेगा, आगे निकलेगा, ठीक ना। तो समानता मतलब कि सबको फ्रांस में अधिकार एक समान दीजिए, जिस प्रकार से पादरी को दिए हैं कि पादरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो खत्म कीजिए, सब पर टैक्स लगेगा ना, तो फिर कोई पर न लगेगा। स्वतंत्रता मतलब हमको आपको से आज़ादी चाहिए, यानी राजा से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। तीसरा जो हम लोग जो हैं भाईचारा के रूप में मिलजुल के रहेंगे, क्या रहेंगे, भाईचारा के रूप में मिलजुल के रहेंगे। तो कहा कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा कहाँ दिया गया था, तब बोलिएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में, ठीक ना। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक ना। ऐसा बोला जाता है, वो रूसो व्यक्ति नाम था, काची नाम था, रूसो। कहा जाता है कि अगर रूसो का जन्म नहीं ना होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता, रूसो का जन्म अगर नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता, ठीक ना। क्योंकि रूसो का कहना है कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा लेता है, काची लेता है, यानी वो जब जन्म लेता है तो उसके कोई एकदम स्वतंत्र रहता है, कोई दिक्कत न रहता है। लेकिन जैसे वो जन्म लेता है तो इसके समय कहा जाता है कि जैसे जन्म लेता है तो चारों तरफ जंजीरों से क्या हो जाता है, जकड़ा होता है, जंजीरों से क्या होता है, जकड़ा होता है। तो आप लोग से पूछेगा कि कौन कहता था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है और चारों तरफ अपनी जंजीरों से जकड़ा हुआ रहता है, तो कौन बोला था, रूसो बोला था। कौन, रूसो। और रूसो एगो ऐसा सिद्धांत दिया था जिसका नाम था कॉमनवेल। क्या नाम था, कॉमनवेल, कॉमनवेल, कॉमनवेल सिद्धांत दिया था, ठीक ना। यही कॉमनवेल सिद्धांत यानी सामाजिक समझौता, कॉमनवेल सिद्धांत ये कौन दिया था, और रूसो दिया था। यही कॉमनवेल सिद्धांत को पढ़ा था और लोगों में क्या हुआ था, एकता का वाहन का रूप जगा था, ठीक ना। कॉमनवेल कौन सिद्धांत दिया था, रूसो दिया था। ये जो दिया था कॉमनवेल, रूसो दिया था, रूसो। कौन दिया था, रूसो। इसका मतलब कहीं ना कहीं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में क्या किया कि यहाँ के लोगों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कर दी। यानी फ्रांसीसी क्रांति यानी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा देते हुए अब महल की ओर जा रहा था, पेरिस के महल की ओर क्या कर रहा था, जा रहा था। वहाँ जो राजा लुई 16वां था उसको क्या किया, गिलोटिन चढ़ा दिया। गिलोटिन जो होता था ना 70-80 kg का तलवार होता था, आपको मुड़ी रखेगा और पर गिराएगा, गिलोटिन साफ कट जाएगा, ठीक ना।
उसके बाद में इसको आई दोनों के काची कर दिया, मेरी अंतोनिया, वो इसको लुई सोलहवां को फांसी पर चढ़ा दिया। जैसे ही यहाँ पड़ी फांसी पर राजा के चढ़ा दिया, यूरोप के अन्य देश जो जितना था सहा पड़ी सगरों राष्ट्रवाद का उदय हो गया। यानी सब कहा कि हम राजा के क्या करेंगे, अब गिलोटिन चढ़ाएंगे या राजा के मारेंगे या भगाएंगे, अब प्रजा के शासन लाएंगे। क्या लाएंगे? प्रजा के शासन लाएंगे, ठीक ना। तो कहा जाता है कि रूसों का अगर जन्म नहीं होता तो काची नहीं होता, फ्रांस की क्रांति नहीं होता, क्योंकि ऐसा सिद्धांत तैयार किया था कॉमनवेल्थ जिसका नाम था, ठीक ना। अब जो तीसरा था नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन का सैन्य अभियान। देखिए शुरू में जो नेपोलियन था ना वो कोची था, सैनिक था, काची था, सैनिक था। लेकिन सैनिक जैसे कि देखिएगा सैनिक था ना, लेकिन इतना अच्छा काम किया था, किसको, इसको जनता वहां के इसको कोची बना दिया था, राजा बना दिया था। और जहां जहां नेपोलियन सैन्य अभियान मतलब जोन जोन देश में गया था, वो देश में क्या किया था, राष्ट्रवाद पर कह रहा था कि अपना राष्ट्र से प्यार करो, क्या करो, देश से प्यार करो, क्या करो, देश से प्यार करो। यानी जोन जोन देश में नेपोलियन गया वहां पर राष्ट्रवाद की भावना का क्या किया था, उदय किया था, ठीक ना। जैसे सिसिलियस प्राइन जर्मनाई राज्य इनका निर्माण किया, ये सब जो निर्माण किया ना, नेपोलियन कोड लाया, ये सब खैर आगे पढ़ेंगे। तो यानी नेपोलियन का जो सैन्य अभियान था वो भी राष्ट्रवाद की भावना के उदय में बहुत बड़ा सहायक प्रदान किया। क्या किया? सहायक प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन ने जो अंडा दिया था, नेपोलियन का जो अंडा था और उससे जो निकलने वाला जो चूजा था, वही आगे चल के नेपोलियन के लिए क्या हो गया, खतरा बन गया, खतरा बन गया। क्या बन गया? खतरा बन गया। यानी नेपोलियन जो अंडा का जन्म दिया था और जो अंडा से चूजा निकला, वही आगे चल के क्या हो गया, खतरा बन गया। नेपोलियन के लिए क्या बन गया, खतरा। देखिएगा अंडा के मतलब हुआ ना कि राष्ट्रवाद की भावना का जो जन्म दिया, यानी सब देश को राष्ट्रवाद के बारे में समझाया, वही आगे चल के एकरा पर भारी हो गया। यानी फिर फ्रांसों में नेपोलियन को वहां से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेपोलियन के क्या कर दिया, फ्रांस से खत्म कर दिया। यानी नेपोलियन का सैन्य अभियान, यानी जर्मन राज्य का निर्माण, सिसिली प्राइन, त्रासपेडियम, सब का काजी किया था, गठन किया था। पहला कोची पुनर्जागरण की शुरुआत, दूसरा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, और तीसरा जो है नेपोलियन का सैन्य अभियान। तीसरा कौन है? नेपोलियन का सैन्य अभियान। तो देखिएगा हम लोग राष्ट्रवाद की भावना का उदय के कारण देखे पुनर्जागरण, यानी लोगों पुनः से जागरा, फिर से लोग क्या किए, जागे। उसके बाद में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद नेपोलियन का सैन्य अभियान। एक वो व्यक्ति है जिसका नाम है, राजा है जिसका नाम है मेटरनिक। काची नाम है? मेटरनिक। मेटरनिक के बारे में आप लोग से पूछता है, मेटरनिक का नाम है, मेटरनिक। मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, वादी नीति। अब देखिएगा एक नया टर्म निकल के आया, प्रतिक्रियावादी। प्रति मतलब कुछ होता है उल्टा, और क्रिया मतलब कुछ होता है काम। यानी आप जो भी काम कीजिएगा उसका ही क्या करेगा, विरोध करेगा, इसका ही क्या करेगा, विरोध करेगा। मेटरनिक का कहना था कि जहां जहां राजा का शासन है वहां पर ही राष्ट्रवाद, यानी उसमें से राष्ट्रवाद की भावना को पनपने ही मत दो। क्या करो, पनपने मत दो। इसीलिए मेटरनिक का यह भी कहना था कि जब फ्रांस जब छींकता है तब पूरा यूरोप में सर्दी और जुखाम आता है। कोची आता है? सर्दी और जुखाम आता है। इसका मतलब कहे कि मतलब ही हुआ कि अगर फ्रांस में कोई भी चिंगारियों को उत्पन्न लेगा तो अन्य देश में फैल जाएगा, यानी अन्य देश में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जैसे देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ, जब यहाँ का राजा गिलोटिन चढ़ गया, यानी गिलोटिन बताया ना कि 70-80 किलो का तलवार रहता है, तो वहाँ जब चढ़ गया, मेरी अंतोनिया को भी फांसी पर चढ़ा दिया, तो उसको अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इस सब में भी एकीकरण करने का, यानी जहाँ जहाँ राजा का अधिकार था उसको भगाने के लिए क्या करने लगा, कोशिश करने लगा। क्या करने लगा? कोशिश करने लगा। इसलिए मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिक देखिएगा, मेटरनिक जो था, मेटरनिक इटली पर अधिकार कर लेता, जर्मनी पर इसे पकड़ लेता, ठीक ना। तो मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति, यानी मेटरनिक जो था कोई भी काम को विरोध करता था, इसलिए जनता को राष्ट्रवाद के विकास करने में इसका प्रतिक्रियावादी नीति भी क्या किया, सहायता प्रदान किया। क्या किया? सहायता प्रदान किया, ठीक ना, सहायता प्रदान किया। तो देखिए आज हम लोग पढ़े यूरोप क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इस सब के बारे में हम लोग समझ लिए। राष्ट्रवाद की परिभाषा बताएं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन करता है। उसके बाद में महादेश की संख्या आपको बता दिए, ठीक ना। उसके बाद में राष्ट्रवाद का उदय क्या क्या तत्व था, यानी क्या क्या सहायक तत्व था। यानी आप लोग से पूछेगा क्वेश्चन 2 नंबर में कि राष्ट्रवाद का उदय का क्या क्या सहायक तत्व था जो राष्ट्रवाद को उदय में सहायता प्रदान किया, तो 4 को लिख दीजिएगा। पुनर्जागरण की शुरुआत 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का सैन्य अभियान, मेटरनिक का प्रतिक्रियावादी नीति। उसके बाद में बता दिए थे फ्रांस में बुर्बोन वंश का था लुई 16वां, मेरी अंतोनिया। हालांकि लुई 16वां का अंत होगा तो 17वां इसका बेटवा तो डरे राजा बनवे न करेगा,
कहे कि ना जब पापा के ही हाल तो हमारा का होगा। यानी इसके बाद में लुई अठारहवां एगो जो आएगा वो बनेगा, क्या बनेगा, लुई अठारहवां वहाँ के राजा बनेगा। उसके बाद में रूसो कहा जाता है कि रूसो का अगर जन्म न होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। रूसो ने वो सिद्धांत लिखा जिसका नाम था कॉमनवेल्थ सिद्धांत लिखा था, क्या कॉमनवेल्थ सिद्धांत। उसके बाद में नेपोलियन के बताया कि नेपोलियन का कहा जाता है कि नेपोलियन एक ऐसा अंडा का जन्म दिया जो उससे निकलने वाले जो चूजा था ना, चूजा, वही नेपोलियन के लिए काची बन गया, खतरा बन गया, क्या बन गया, खतरा बन गया। तो आज देखिए, आज हम लोग इतना पढ़ लिए। अब अगला जो देखिए यहाँ पर ये वो टर्म दिखाई दे रहा है नेपोलियन का सैन्य अभियान। अब हम लोग के समझे पड़ेगा कि नेपोलियन का सैन्य अभियान क्या है, आखिर नेपोलियन कैसे कैसे कहा किया। यानी हम लोग जो अगला चैप्टर, अगला जो पढ़ेंगे, चैप्टर नहीं, अगला जो पढ़ेंगे यानी कल जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन के बारे में। और नेपोलियन से आप लोग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। नेपोलियन से आपको इसलिए कल नेपोलियन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिएगा, अगर मान लीजिए कि वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग के अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, ठीक ना। और साथ ही साथ आप भी क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक ना। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।